हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर रिवाइज करने वाले दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और जो कि ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंटिंग का आपका चैप्टर है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं आपको पहले ओवर व्यू दे दूं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे अभी सारी चीजें हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन अप्रोच कैसे रहेगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ हम लोगों का यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से जनरल डिस्कशन के जनरल क्वेश्चंस, कुछ उसके कुछ रूल्स है अपन बात करेंगे। उसकी अकाउंटिंग एंट्री गार्लन वर्सेस मूरे रूल एक आता है, उसके बारे में बात करी जाएगी। और किस तरीके से डिसोल्यूशन जब पार्टनरशिप फॉर्म का होता है तो कैसे अकाउंटिंग करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसका इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो फिर किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी हम बात करेंगे। उसमें गार्लन वर्सेस मूरे रूल भी आएगा। और पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो 20 मार्क्स का आता है। और मुझे लगता है कि ग्रुप 2 में जो आप लोगों के जो 3 दिग्गज चैप्टर है दैट इज अमलगमेशन, पार्टनरशिप एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस अटेम्प्ट में 30 मार्क्स का पूछी है आपको, 30 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके। तो मुझे लगता है कि बहुत चांसेस है कि पार्टनरशिप फॉर्म से वो लोग एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में पूछे। और वैसे पूछ तो कोई भी चैप्टर से सकती, लेकिन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी जगह जिसपे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बनता है। और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कोई पार्टनरशिप फर्म अगर कन्वर्ट होती है प्राइवेट लिमिटेड में या सेल कर देते आपको प्राइवेट लिमिटेड को तो क्या अकाउंटिंग होगी। और फिर अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म मिलके जब कोई पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो किस तरीके की अकाउंटिंग होती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पे समझे कि जब मैंने आरटीपी आप लोगों की नवंबर 23 एग्जामिनेशन की आरटीपी देखा तो उसमें उन लोगों ने क्वेश्चन इस पर दिए हैं आपको, कन्वर्जन इनटू कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन दिए, और एक आप लोगों का नॉर्मल यहाँ पे क्वेश्चन उन लोगों ने दिया है। उसमें कोई पार्टनर आई थिंक इंसॉल्वेंट हो रहा है, अब तो वो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो या कोई इसमें से कोई, आई एम नॉट श्योर कि इंसॉल्वेंसी वाला है ये कोई जनरल क्वेश्चन है। एनीवेज तो वो क्वेश्चन जो चीज उन्होंने नहीं कवर करे तो आरटीपी तो मैं कवर कर ही लूंगा, लेकिन साथ ही साथ में जैसे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मैथड होती है, दोनों मैथड में डिस्कस करूंगा आपसे। और उसके बाद यहाँ पे अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके एक न्यू पार्टनरशिप फर्म ही बना रहे हो लोग, ठीक है। यहाँ पे कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, फर्क समझना, यहाँ पे कंपनी में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पे 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके पार्टनरशिप फर्म ही बना रहे हैं। ओके, तो इस पे अपन क्वेश्चंस अलग से भी देख लेंगे आरटीपी में, क्योंकि दिए हुए नहीं है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी नहीं दिया आपको आरटीपी पे, और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे भी नहीं दिया। सो मैं वो सेपरेटली आपसे डिस्कस कर लूंगा। ओके, सो अपन 1 बाय 1 शुरू करते। सबसे पहले आप लोग की जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास करता है, तो वो अकाउंटिंग एंट्रीज पे मैं आता हूं, एक एक करके हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपने इस चीज को समझना कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है, आपने अमलगमेशन चैप्टर अपने रिवाइज कर चुके, यू नो दैट कि जैसे वहां पे वेंडर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते थे, बस यहां पे वैसे ही हम लोग को पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। लेकिन कुछ डिफरेंस रहेंगे यहाँ पे, कुछ डिफरेंस रहेंगे जब आप पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करोगे तो वह अमलगमेशन के केस में परचेजिंग कंपनी एसेट और लायबिलिटी वेंडर कंपनी के ले लेते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जनरल एंट्री मतलब सिचुएशन में नहीं हो रहा। फिर कन्वर्जन इनटू कंपनी वाले केस में भला ही होगा, लेकिन नॉर्मली जब फर्म को डिसॉल्व होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लोग एसेट और लायबिलिटी कोई ऐसे कोई परचेजिंग कंपनी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे उनको ये एसेट सेल ऑफ करना पड़ेगा, लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर ले ले या कोई एसेट कोई पार्टनर लेके चले तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहेगा। लेकिन ये चीज क्या रखना है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और तो एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है सबसे पहले, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा आपकी लायबिलिटी की। तो सबसे पहले आप थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पे करते हो, बाहर वालों की। उसके बाद कोई पार्टनर ने एडवांस या लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को तो वो आप पे करते। उसके बाद कैपिटल पार्टनर का पे करते और जो भी सरप्लस बचा आखिरी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर को दे देते। अब कभी कभी क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई कोई पर्टिकुलर एसेट थी वो कितने में बेचे, क्योंकि यहां पे वो वाला केस अलग होंगे, कोई कंपनी पार्टनरशिप हमको टेक ओवर करेंगे, वहां पे एक अलग सिचुएशन। लेकिन अभी नॉर्मली मैं कहूं सो यहाँ पे तो आपको एक एक एसेट्स को सेल ऑफ करना, लायबिलिटीज पे ऑफ करना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया कि कितने में बेचे तो हमको कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई भी फिक्स एसेट है, टेंजिबल आइटम है, तो हम लोग ये मानेंगे टेंजिबल आइटम को कि वो बुक वैल्यू पे उसका सेल हुआ है, और इंटेंजिबल रहा तो उसको नील वैल्यू पे उसका सेल हुआ और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे पे करा है। मतलब यही मानना है कि एसेट बुक वैल्यू पे गई, लायबिलिटी बुक वैल्यू पे करे। एक्सेप्शन है इंटेंजिबल एसेट, अगर इंटेंजिबल एसेट है तो उसकी कोई वैल्यू रियलाइज नहीं है, हमको यह असम्पशन लेना रहेगा, बट इन द ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अपन एक एक करके एंट्री जल्दी से रिवाइज करेंगे। अब आपको यू नो दैट, अब रिवीजन करें, यू नो दैट कि हम सारी की सारी एसेट एंड लायबिलिटी को एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट।
अब एसेट्स के डेबिट बैलेंस होता है, आप ट्रांसफर करें तो यू विल पास एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आप इसके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये उसकी आप एंट्री पास करोगे। अब उसके बाद कुछ अगर ऐसे फिक्टिशियस एसेट या ऐसे कोई लॉसेस है या कोई ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंस है जिसको आपने राइट ऑफ नहीं करे, दैट विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो अमलगमिशन के केस में जो वेंडर कंपनी की इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन एंट्री करते थे तो वहां पे शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वो मालिक थे। यहाँ पे ओनर कौन है? पार्टनर्स। ऑब्वियसली वी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Now we know that these losses, these miscellaneous expenses that जो आपने रिटर्न ऑफ राइट ऑफ नहीं करे, when we इनके डेबिट बैलेंस होते हैं, and when we cancel it we have to credit. So entry will be partners capital account debit to losses account and those fictitious asset account. तो उनको क्रेडिट करना है जिनके डेबिट बैलेंस आपके रिफ्लेक्ट हो रहे और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग से डेबिट कर देना रहेगा। उसके बाद लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में अकाउंट में, और ये सारी चीज बुक वैल्यू पे हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। तो जब आप लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, यू विल पास एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसके बाद याद रखना, लेकिन आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व दिखेंगे, प्रॉफिट के कुछ बैलेंस देंगे, ऑब्वियसली उस पर ओनर का हक होता है और ओनर का अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रिजर्व्स को, ये प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स से पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट का बैलेंस, दैट विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपने क्या करे बच्चों, आपने एसेट को सेल करे और रियलाइज करे, पैसा आया, तो आप एंट्री, नाउ यू विल नॉट पास एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो गया, आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। सो व्हाट एंट्री विल पास है, वी विल पास हियर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर कोई पार्टनर ने एसेट लेकर गया, पार्टनर ने एसेट किया, अगर मैं बाहर एसेट बेचता तो मैं एंट्री पास करता कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन कोई पार्टनर ने एसेट लेके तो पार्टनर पर्सन डील बाय पर्सन अकाउंट डेबिट रिसीवर, तो पार्टनर इज रिसीवर हियर, सो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई लायबिलिटी जब आपने पे करे, डोंट से दैट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं, लायबिलिटी अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है क्योंकि आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, व्हाट एंट्री विल पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ हियर if some of the liabilities taken over by partner, कभी कभी कोई पार्टनर लाइबिलिटी बोलते चलो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो मैं पे कर दूंगा, तो हम तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है, तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज की यहाँ पे पास होगी, रियलाइजेशन। अगर आप लाइबिलिटी पे करते हो यू पास एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन पार्टनर आप मतलब आई से पार्टनरशिप फर्म, लेकिन क्या यहाँ पे करी कि नहीं, यहाँ पे पे करे पार्टनर, सो पार्टनर पे कर तो उसके हम कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई है आपके, लिक्विडेट हो रही कंपनी को पैसे है तो वी विल पास एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में है दैट विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो व्हाट एंट्री विल पास फॉर इट, अगर क्रेडिट और प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो विल डेबिट टू रियलाइजेशन टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो डेबिट बैलेंस आएगा। सो अगर आपको ट्रांसफर डेबिट बैलेंस आएगा तो आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट को, आपका लॉस है तो आपका यहाँ पे एंट्री पर यस लॉस है तो आप लोग का डेबिट बैलेंस आएगा, तो एंट्री विल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट इसलिए करें क्योंकि आप वो डेबिट बैलेंस जो आया उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जो भी बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल का आता है, किसी का डेबिट बैलेंस है तो उससे पैसा ले रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसी का क्रेडिट बैलेंस है तो हमें उस पार्टनर को दे रहा है, कंफर्म लिक्विडिटी, तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इन जनरल इस तरीके से अकाउंटिंग हो, तो इस तरीके से जब आप अकाउंटिंग करोगे तो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएंगी बच्चों, क्लोज हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे आरटीपी में इसके ऊपर एक आई थिंक ये तो क्वेश्चन उन्होंने डिसॉल्व किया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी के ऊपर नहीं दिया उसने, ठीक है, मैं पहले इंसॉल्वेंसी के पॉइंट्स डिस्कस कर ले तो फिर आरटीपी के क्वेश्चन पे आपके आता हूं। अब यहाँ पे तो दूसरी चीज हमको देखना है, मैंने ओके दूसरी चीज जो हम लोग को देखना है, ओके जस्ट वन ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा हूं कौन कौन से पेज में आप लोगों की कंसेप्ट लिखे हुए, ओके सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके अब ध्यान से आप मेरी बात समझना बेटा, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म तो यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म तो यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है, लेकिन कोई पार्टनर यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब दिवालिया घोषित हो गया, पैसे नहीं दे पा रहा, तो भाई वो पैसे क्योंकि कोई पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ गया, मतलब हमको उससे पैसे लेना है, हमको उससे पैसे लेना है, तो कोई पार्टनरशिप फर्म जब यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है तो भाई अगर और कोई पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमको, मतलब जब भी हमको लेना देना, दैट इज पार्टनरशिप फर्म, तो क्रेडिट बैलेंस आया तो हमको पैसा देना रहेगा, हमको पैसा देना, लेकिन डेबिट बैलेंस आया तो हमको पैसा लेना है पार्टनर से। लेकिन कोई पार्टनर बोला कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, तो इंसॉल्वेंट के केस में क्या करें, अब नॉर्मल इस केस को समझना, आप एंट्री क्या पास करते, नॉर्मली अगर कोई पार्टनर से पैसा आता तो आप एंट्री पास करते बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, ऑब्वियसली पार्टनर से पैसा आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
लेकिन वो पार्टनर हमको पैसा देने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो मैं कैश और बैंक अकाउंट यहां पे डेबिट नहीं कर सकता, कैश और बैंक अकाउंट में यहां पे डेबिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कैश और बैंक अकाउंट में? कैश और बैंक अकाउंट इसीलिए यहां पे डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट इसीलिए मैं यहां पे डेबिट नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि उससे मेरे को कोई भी पैसा, मुझे उससे कोई भी पैसा आने वाला नहीं है। तो कोई भी पैसा जब उससे आने वाला, तो क्या एंट्री यहां पर हम लोग पास करेंगे? एंट्री हम लोग यहां पे पास करेंगे। ये कौन बेयर करेगा? वो कौन इसको बेयर करेगा? बेयर जो करेगा उसको बेयर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। तो एंट्री विल बी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्रेडिट करना है, अगर पैसा देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन पैसा नहीं दे रहा तो उसको कोई ना कोई तो बेयर करेगा, तो वो करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। एंट्री विल बी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशियो में बेयर करेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में कुछ बताया कोई तरीका ऐसे बेयर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर, तो वो तरीका फॉलो कर लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग को बेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन में आपको उसने कहा कि नो, वो जो सॉल्वेंट पार्टनर है दे विल बेयर बट इन विच एज पर गार्नर वर्सेस मूरे रूल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है इसको समझना कि क्या डिफरेंस हो जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे और गार्नर वर्सेस मूरे रूल के हिसाब से बेयर करेंगे। देखो क्या होता है, कोई अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ गया, चलो मैं यहां पे आपको समझाता हूं। यहां पे 4 पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी डी। हाउ मेनी पार्टनर्स? 4 पार्टनर्स, पार्टनर ए बी सी डी। ए का डेबिट बैलेंस है, बी का डेबिट बैलेंस है, सी का क्रेडिट बैलेंस है और डी का भी क्रेडिट बैलेंस है। सो ए और बी का कौन सा डेबिट बैलेंस है और सी और डी का क्रेडिट बैलेंस है। अब ए और बी का डेबिट बैलेंस मतलब इनसे हमसे पैसा लेना है, और यहाँ पे पार्टनर ए इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर ए इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन आप बोलेंगे सर पार्टनर बी भी इंसॉल्वेंट है कि उसका डेबिट बैलेंस है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में, दैट डजंट मीन कि पार्टनर इंसॉल्वेंट है। डेबिट बैलेंस आ गया, हमको उससे पैसा लेना है, तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, उससे पैसा लेना है, डेबिट बैलेंस। बट दैट डजंट मीन कि वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे ए और बी दोनों का डेबिट बैलेंस आ रहा है, दोनों का यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब दोनों का जब यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है बेटा आपको, तो पार्टनर ए आपका इंसॉल्वेंट है, क्वेश्चन में सपोज ऐसा दी, तो ये इंसॉल्वेंट है, पैसा तो इससे आ नहीं रहा, इसको कौन बेयर करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर बी सी एंड डी। तो इवन तो ए का यहाँ पे, बी का यहाँ पे डेबिट बैलेंस है मगर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये जो ये इंसॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट पार्टनर है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्वेंट है। तो ये कौन बेयर करेगा? पार्टनर बी, पार्टनर सी और पार्टनर डी। ये तीनों पार्टनर इसको क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे तीनों पार्टनर्स इसको बेयर करने वाले हैं। ओके, अब ध्यान से चीज समझ, तीनों पार्टनर्स बी सी एंड डी इसको बेयर करेंगे। अब ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब क्या हो रहा है यहाँ पे? गार्नर वर्सेस मूरे रूल में लेकिन थोड़ा सा रूल अलग है। ये आपको कहते हैं कि वही पार्टनर बेयर करेंगे, इवन तो सॉल्वेंट है बच्चे हुए पार्टनर पूरे, लेकिन वही पार्टनर बेयर करेंगे जिनका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, जिनका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे पार्टनर ए इंसॉल्वेंट हो रहा है, लेकिन पार्टनर बी का भी यहाँ पे डेबिट बैलेंस है ना, तो इवन दो वो सॉल्वेंट है, तो गार्नर वर्सेस मूरे रूल कहता है कि वो इसको बेयर नहीं करेंगे। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन वो इसको बेयर करेंगे। तो पार्टनर ए जो इंसॉल्वेंट है, जो पैसा नहीं दे पा रहा, उसको बेयर करेंगे पार्टनर सी, और पार्टनर डी उसको बेयर करेंगे। ओके, तो गार्नर वर्सेस मूरे रूल में हमने क्या सीखी? जो इंसॉल्वेंट होती है फॉर्म, तो जो जिसके क्रेडिट बैलेंस होते कैपिटल के जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन वो ही इसको बेयर करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर के जो पैसा नहीं रिकवर हो पा रहा। तो यहाँ पे बी इवन तो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, लेकिन तो भी वो बेयर नहीं करेगा क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस होना जरूरी इस रूल के हिसाब से। अब थोड़ा समझ लेना, व्हाट डू मीन बाय सॉल्वेंट पार्टनर मस्ट हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल दैट शुड बी जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन, जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन। व्हाट डज इट मीन जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन? अब इसको समझना। अब यू नो दैट के कैपिटल अकाउंट, दो तरह की अकाउंटिंग होती है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मतलब आपने दो अकाउंट मेंटेन करो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स्ड है, जो भी आइटम पार्टनर से रिलेटेड होते हैं करंट अकाउंट में एडजस्ट करो। और दूसरा तरीका होता है आप लोगों को जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड, मतलब इसमें आप एक ही अकाउंट मेंटेन करते हो, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं, और एक ही अकाउंट आप मेंटेन करते हो उसको बोलते हैं कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो उसको कहते हैं फ्लक्चुएट, और सारे आइटम वो कैपिटल अकाउंट में ही जाते। तो अगर आपने यहां पे फिक्स सिस्टम, कैपिटल सिस्टम है, तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है सीधा उसके रेशियो में, वो कैपिटल के रेशियो, अच्छा किस रेशियो में बेयर करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करते, यहां पे उनके कैपिटल रेशियो में वो बेयर करेंगे। अब कैपिटल रेशियो में बेयर करेंगे तो इन द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल। हाँ, तो करंट अकाउंट को इग्नोर कर देंगे, जो भी उनका कैपिटल अकाउंट है उस रेशियो में उसको बांट देंगे। वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी अमाउंट आ रहा है डेबिट बैलेंस, सॉल्वेंट पार्टनर्स को बेयर करेंगे जिनके क्रेडिट बैलेंस है। ओके, अगर वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करे तो जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन के पहले का कौन सा प्रॉफिट डेबिट उनका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस होगा। और ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट वी आल्सो डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, वो भी हम पार्टनर्स को देते हैं। तो जब वो आप पार्टनर्स को देते हो, हमने डिस्कस भी की जब एंट्री वो पार्टनर्स को देते हो तो उसको भी कंसीडर करेंगे क्योंकि ये बैलेंस भी आपका जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन का है, तो वो आप बैलेंस दी को एडजस्ट करे बाद
जो अमाउंट आता है उस प्रॉफिट शेयर, उस कैपिटल रेशियो में आप पार्टनर्स बेयर करेगी, वो पार्टनर जिनके क्रेडिट बैलेंस। ऑब्वियसली कोई पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस तो गार्नर वर्सेस मूरे रूल में बेयर नहीं करता, तो नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाकी सारे सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेंगे, लेकिन गार्नर वर्सेस मूरे रूल में कैपिटल रेशियो में बेयर करेंगे वही पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो ये हम लोगों ने डिस्कस करे यहाँ पे किस चीज के बारे में, अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो किस तरीके से हमको करना रहेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो यहाँ पे पेज नंबर, ओके, अब इसके बाद एक पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। मैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 मिनट बाद डिस्कशन करता हूं। तो पहले एक आरटीपी पे आपका जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 आरटीपी नवंबर 23 का सेम क्वेश्चन क्लास में हम लोगों ने सॉल्व कर, रेगुलर बैच के क्वेश्चन है। आरटीपी में कुछ भी नया नहीं है, मतलब सच में तो कुछ भी नया नहीं है। जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट है, मतलब आपने इतना ज्यादा पढ़ रेगुलर बैच में करा चुका है सारी चीजें, कुछ भी नहीं आरटीपी, ठीक है। लेकिन चलो डिस्कस हम लोग कर लेते उसके क्वेश्चन को। अब आपसे क्या कह रहा है, P, Q, R and S are sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2:1. Now frauds committed by R during the year were found out and it was decided to dissolve the partnership on 31st March 23 when their balance sheet was rendered. अब क्या हो, 4 पार्टनर थे P, Q, R and S, उसमें से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म आपके यहाँ पे डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने के पहले रीजन ये बताएं, जो आर था उसने बहुत से फ्रॉड किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब अपन अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पे देखेंगे तो अपने को देखना पड़ेगा कि आर की इफेक्ट प्रॉपर देना पड़ेगा, उसने फ्रॉड किया है, तो आपने को क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, पॉइंट्स रीड करो, बराबर इंटरप्रेट करके उसके इफेक्ट देना पड़ेगा। अब उनकी यहाँ पे उन्होंने बैलेंस शीट दे रखी पार्टनरशिप फॉर्म की, पार्टनर पी क्यू आर एस, जनरल रिजर्व, ट्रेड क्रेडिट, बिल्स पेबल, देन हियर बिल्डिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, कैश और आर्स करंट अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन अपने को 1 से लेके 7 तक दी है, और मैं पढ़ता हूँ एक पॉइंट। उसने कहा अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, एंड ऑल वर्किंग फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो मैं 1 से लेके 7 तक पॉइंट पढ़ता हूँ एक करके, लेकिन यहां पर आप पहले इस जो पार्टनर्स की बैलेंस शीट, जो पार्टनरशिप फॉर्म की जो बैलेंस शीट है, इसको जो रेलेवेंट जगह हमको ट्रांसफर करना होता है उसको अपन वहां पे ट्रांसफर कर देते, उसको वहां पे अपन ट्रांसफर कर देते 1 बाय 1। तो पी को अपन कहां ट्रांसफर करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट। तो आप यहां पे देखोगे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में देखो, यहाँ पे अमाउंट आपका 3 लाख, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट में 3 लाख ट्रांसफर करा। यहाँ पर फिर क्यू 3 लाख, तो क्यू में ये 3 लाख ट्रांसफर किया। उसके बाद आर का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कुछ भी नहीं, तो नील। उसके बाद यहाँ पे एस का 1,20,000, तो एस को ट्रांसफर किया उसने 1,20,000। अब उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स को देते उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 80,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन लोगों ने बांट दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल वी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, इसको आपने ट्रांसफर करे। अब एसेट साइड, बिल्डिंग को आपने रियलाइजेशन, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, कैश तो आप कैश अकाउंट में लेके जाएंगे, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो रियलाइजेशन में आपने बिल्डिंग लेके गए 3,80,000 की, स्टॉक लेके गए 2,60,000 का, इन्वेस्टमेंट लेके गए 1 लाख रुपीज का, डेटर्स आपने फिर लेकर गए कितने का, 1,40,000 का। तो आपने एसेट्स को सारी रियलाइजेशन ट्रांसफर करे। कैश का बैलेंस आपका 60,000, तो आपने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट में आपने यहाँ पे 60,000 लिख दी। उसके बाद वो आपसे कहता है कि आर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ पे करंट अकाउंट सिर्फ आर का है, लेकिन आपने करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली आप फॉर्म डिसॉल्व हो रही, तो आर करंट अकाउंट का बैलेंस उसने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर के लिए सबका सेटलमेंट करेगा। तो आर का ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो आपने ट्रांसफर करे, सपोज ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है, तो ये आर्स करंट अकाउंट है, कितना अमाउंट है वो 80,000, तो 80,000 यहाँ पे इसके डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो ये बैलेंस आया 80,000 रुपए, उसको अपन ने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिए 80,000 रुपीज से। अब देखो आगे क्या कहता हूं आपसे, आपने अब एक एक पॉइंट अपने को रीड करना, उसका इफेक्ट देते जाना है। तो अपने से यहां पे कहते हैं कि ए चेक फॉर ₹14,000 रिसीव फ्रॉम डेटर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड वाज मिस अप्रोप्रिएटेड बाय आर। वो कहता है कि अपने को चेक 14,000 रुपीज से कोई डेटर से मिला था। अब वो डेटर्स को क्या हुआ वो 14,000 रुपीज का डेटर से मिला था, लेकिन क्या हुआ कि आर ने वो पैसा खुद नहीं रख लिया। अगर पैसा मिलता, अब अपने एसेट लायबिलिटी अकाउंट तो क्लोज कर दिया, तो इफेक्ट एसेट अकाउंट में मत देना, रियलाइजेशन में होगा, ठीक है। अगर अपने को कैश मिलता तो अपन क्या एंट्री पास करते, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन कैश तो पार्टनरशिप फॉर्म में आया ही नहीं, तो लेके कौन गया, आर लेके गया, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पैसा मुझको मिलता तो मैं एंट्री पास कर, पार्टनरशिप फॉर्म को मिलता तो एंट्री पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो आर लेके भाग गया,
तो उसके अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल को उतने से कम करेंगे। सो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट इट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा ना, ठीक है। ये 14,000 नहीं, कितना पैसा है इस 14,000, तो उन्हें क्रेडिट करना चाहिए, सी क्रेडिट, ओके। ये 14,000, ठीक है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब उसके बाद कहता है अपने से इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 16,000 सोल्ड बाय रुपीज 22,000। अब इन्वेस्टमेंट तक कोई 16,000 का 22,000 रुपए में बेचे एंड द फंड ट्रांसफर टू हिज पर्सनल अकाउंट। हिज पर्सनल अकाउंट मतलब आर भैया चोरी चकारी यहाँ पे कर रहे, उनको जो 16,000 का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेच दी 22,000 और अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा ले ली। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट बेचते एंट्री पास करते कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री पास होती थी ना, लेकिन आपने वो कैश तो आई नहीं अपने पास, वो तो आर भैया ने अपने अकाउंट में, तो आर से अपने को लेना है, तो एंट्री विल बी एंट्री विल बी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम ऊपर की जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 22,000 रुपए से, और ये 22,000 रुपए से रियलाइजेशन को आप क्रेडिट करेंगे। अब उसके बाद कहते हैं क्रेडिटर अग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 18,000। तो क्रेडिटर बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू 18,000 रुपए, वो मैं 26,000 रुपए में ले लेता। जिसकी बुक वैल्यू कितनी बच्चों 18,000 रुपए, वो मैं 26,000 रुपए में ले लेते। एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वेर पेड। अब बचे हुए क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे पे करना। अब इसको समझना, क्रेडिटर अपने है कितने के पहले, तो वो देखो क्रेडिटर्स जो थे अपने यहाँ पे 1,60,000 रुपए के क्रेडिटर थे। तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स पे बनी हुई होंगी, 1,60,000 रुपए के क्रेडिटर है, 26,000 रुपए के, तो वो बोले कि उनको क्या दे दो, उनको 26,000 रुपए के आप थर्ड पॉइंट में देखो, तो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट लेके चले गए, इन्वेस्टमेंट 26,000 रुपए लेके, और जो बचा उसमें से बोल रहे कि 5% डिस्काउंट दे दी, जो बचे हुए 5% डिस्काउंट दे दी। तो आपने क्रेडिटर को पे किया तो एंट्री पास होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप यहाँ पे देखोगे रियलाइजेशन अकाउंट को उन्होंने डेबिट करेंगे 127,300 टू कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट आपने पे करे 127,300, ओके, सिंपल है। अब यहाँ पे वो कहते नेक्स्ट कहता है कि अदर एसेट रियलाइज एज फॉलो। अब उन्हें बिल्डिंग 110% बुक वैल्यू पे रियलाइज, स्टॉक 2,40,000 पे, एंड रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ द डेटर्स, उसमें बात करता हूं। पहले बिल्डिंग और स्टॉक पे क्या था, उसको बेचे तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश को आपने बिल्डिंग में डेबिट करे, या 10% कम करके आपने ये 10% बढ़ा के 110% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब 10% बढ़ा के 4,18,000 और ये 2,40,000 कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन को वहां क्रेडिट कर दिए। लेकिन वो कहते हैं कि रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपके जो थे वो आपने उसको बेचे 14,000 के प्रॉफिट पे, और रेस्ट ऑफ द डेटर्स को आपने 10% डिस्काउंट पर रियलाइज हुआ। तो इसकी भी वर्किंग नोट यहाँ पे बनी हुई होंगी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट में आपको क्वेश्चन में दिए 1,00,000 रुपए की, उसमें याद है 16,000 रुपए के तो वो लेकर चले गए, मिस अप्रोप्रिएशन में आर ने लेकर चले गए था 16,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, तो वो चले गए, बचे कितना 84। अब 84 में से 18,000 रुपए के क्रेडिटर लेके चले गए, क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ये 16,000 रुपए के ये इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 16,000 22 में बेची तो उसका इफेक्ट दे दी, लेकिन 16,000 से इन्वेस्टमेंट तो कम है, वो कौन लेके गया था आर, क्रेडिटर लेकर गए थे आपके 18,000 रुपए के, ठीक है। तो ये 16,000 रुपए, ये 16,000 रुपए और ये 18,000 रुपए वहां से आपने माइनस, तो जो ये बचे हुए उसको आपने 14,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेचे, तो प्लस 14,000 दैट्स कम 80,000, इतने पे बेचे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश अकाउंट को आपने यहाँ पे डेबिट करें, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन को क्रेडिट करिए। अब डेटर्स विद रेस्ट ऑफ द डेटर्स आपने 10% के डिस्काउंट पे, रेस्ट ऑफ द डेटर्स आपने 10% की क्या करे डिस्काउंट पे कर। अब ध्यान से इस चीज को समझना, तो डेटर्स बचे कितने, आप इसकी भी वर्किंग नोट बनाए होंगे शायद, यस। डेटर्स थे कितने के आपके बेटा 1,40,000 रुपए के टोटल डेटर्स थे आपके। अब आप क्या हुआ था 1,40,000 में से जो वो आर लेकर चले गया था 14,000 रुपए डेटर्स थे, तो उसने खुद ही ने ले लिया था, तो डेटर्स हमारे उतने से खुद ही ने ले लिया, मतलब पैसे ले लेता, डेटर्स उतने से कम होंगे, बचे 1,26 उसमें से 10% डिस्काउंट, तो ये आपके 1,13,400। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपने कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करे और रियलाइजेशन अकाउंट को आपने क्रेडिट करे, टोटली चारों से जो चारों पेमेंट है उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दी, ओके। अब ये हो गया ट्रीटमेंट। अब फिफ्थ कहता है आपसे कि बिल्स पेबल वेर सेटल एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1,000, बिल्स पेबल को 1,000 के डिस्काउंट पे सेटल करें। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपए कम करके, तो यहाँ पे रियलाइजेशन को आपने डेबिट करे, रियलाइजेशन को डेबिट करे, ये 1,000 रुपए कम करके और कैश अकाउंट पे यहाँ पे क्रेडिट करे। फिर कहते हैं कि एक्सपेंसेस से लिक्विडेशन के 16,000 रुपए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंस्टीट्यूट पता नहीं कि ऊपर नीचे सीक्वेंस में नहीं लिखी, चलो ठीक है कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद इट वाज फाउंड आउट दैट द रियलाइजेशन फ्रॉम आर्स प्राइवेट से वुड ओनली बी ₹40, उसे 14,000 रुपए आएंगे, इंसॉल्वेंट होंगे, जो भी रीजन है, आर से अपने को 14,000 आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट।
तो कैश में 14,000 रुपए आया और आर के कैपिटल को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दी 14,000 रुपए से। खत्म हो गई बात। अब रियलाइजेशन का आपका प्रॉफिट आया, ये पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दी। अब जो पार्टनर से रिकवरी नहीं होने वाली उसका डेबिट बैलेंस आएगा, तो उन्होंने इसकी भी वर्किंग नोट कर दी हमारे यहाँ पे। तो उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 80, उसका ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे यहीं से हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस था उसका 80,000। कैलकुलेटर लेंगे आप हाथ में, 80,000, 80 प्लस 14,000 प्लस 22,000, तो ये आ गया आपका 1,16,000, ठीक है। ये 1,16,000 हो गया, माइनस 17,778 माइनस 5,578 माइनस 14,000। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका, वो कितना आ रहा है यहाँ पे 7,864, ये देखो 7,864 का बैलेंस आ रहा है। अब ये कौन, यहाँ पे गारर वर्सेस मूर है तो उसने कुछ बोला नहीं है, तो नॉर्मल होगा सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंसॉल्वेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको उन्होंने बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें बांट दिया गया। वो इतना इतना उनका ये आया, इतनी इस रेशियो में बांटा। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्ट, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उसको उन्होंने डेबिट करे और इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्रेडिट करे। इंसॉल्वेंट पार्टनर हमारे आर भैया थे, इनको उन्होंने क्रेडिट कर दिया। हो गया, इतना सिंपल है लाइफ। ये इसको आपने बैलेंस आ गया, तीनों के क्रेडिट बैलेंस आया, रिमेनिंग पार्टनर को पेमेंट कर देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका आरटीपीएस सेम क्वेश्चन आपने क्लास में तो बहुत एडवांस क्वेश्चंस किए, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब उसके बाद यहां पर हम लोग आते हैं डिस्कशन पे, हमारे आगे बढ़ते लोग। अब मैं तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। तो आरटीपी में आपके और एक क्वेश्चन आपको इस बाद कन्वर्जन वाला, लेकिन ठीक है, तो कन्वर्जन वाला है, लेकिन मैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन पे आपसे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद फिर अपन वो कन्वर्जन वाले पे बात करेंगे। नाउ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसमें दो मेथड होते हैं, यू नो दैट। अब पहले अपन बात कर लेते कि पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या था। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जब कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही तो सारी की सारी एसेट एक साथ ही बिके, ऐसा जरूरी तो नहीं है। सपोज यहां पे आप एसेट साइड में देखो तो बिल्डिंग है 50,000 की, फर्नीचर है 20,000 का, डेटा से 40,000 रुपए का, स्टॉक है 50,000 का। तो ये एसेट से एक एक करके बिक रही। सपोज ये 50,000 की 50,000 में बिकी, 20,000 की 20,000 में बिकी। सपोज ये डेटस में से 40 में से अपने को 30 सारी मिलेंगे और स्टॉक आपने 50 का 15 में बेचे। अब एक एक करके बिक्री। अब आपको लाइबिलिटीज पे ऑफ फॉर द पीस में डिस्ट्रीब्यूशन, पीस पीस में एसेट्स आपकी बिक रही, तो आप ऑब्वियसली पेमेंट भी पीस पीस में होंगी। तो सबसे पहले किसको पे करेंगे, जैसे हमने इस चैप्टर की शुरुआत के रिवीजन में डिस्कस किए थे, सबसे पहले आउटसाइडर को। तो आपके 50,000 रुपए पहली एसेट के आपके पास ये बेचने पे आए, तो 50,000 रुपीज आप क्या करेंगे यहाँ पे, 50,000 रुपए या आपको 50,000 रुपीज ये पहली एसेट्स आपको बेचने पे, ये वाली पहली एसेट आपको बेचने पर जो 50,000 रुपए आए, तो आपने क्या करेंगे, क्रेडिटर्स के आपने पे कर दी, क्रेडिटर को पे कर दी, ठीक है। दूसरी फिर आपके 20,000 रुपए है, तो आपने कोई पार्टनर का अगर लोन फॉर्म को उसने दिया तो वो आप पे करते हो, तो यहाँ पे 20,000 रुपए पे कर। अब ये 30,000 रुपए आए, तो अब ये पार्टनर्स के कैपिटल में बटेगा। लेकिन समझना इस मैथड में क्या होता है, एक मैक्सिमम लॉस मैथड होता है। तो यहाँ पे कैपिटल था आपका 30,000 रुपीज का, पार्टनर्स का 30, 20, 40, तो टोटल हुआ 90,000 रुपए। अब आपके पास यहाँ पे ये शुरुआत की दो एसेट तो चली गई, वो आई और आपने आउटसाइडर को पैसा दे दी, पार्टनर्स के लोन दे दिए। अभी जो 30,000 रुपए आए, तो मैं कहता हूं कि मेरे को 90,000 रुपए पार्टनर्स को देना है, 90,000 रुपए पार्टनर्स को, 90,000 रुपीज मुझे पार्टनर को देना है, लेकिन मेरे पास है कितना भी 30,000 रुपए ना डेटा। तो मैक्सिमम लॉस मेथड हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई ये मैक्सिमम, इसके आगे अगर कोई एसेट रियलाइज नहीं हुई, एसेट रियलाइज कोई नहीं हुई, तो बेटा आप 90,000 माइनस 30 कर लो, क्योंकि 30 अभी डेटस में से, तो आपका बचा हुआ नुकसान कितने का होगा, मैक्सिमम 60,000 का। तो वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते और जो बचता है बैलेंस वो आप उनको देते हो। तो आप यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 10, 0, 20। तो ये जो 30,000 रुपए डेटस है, 10,000 और 20,000 रुपए इसको अपन दे देगी। इसमें एक क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद इन लोगों को क्या सेकंड, फिर उसके बाद एसेट रियलाइज 15,000 रुपए में गए, तो आपको पार्टनर्स को देना कितना था, आपने यहाँ पे 90 में से 30 दे दी, तो बचा कितना 60। अब 60,000 में से आखिरी देना है पार्टनर्स को, एसेट रियलाइज हो आखिरी 15,000, तो मैक्सिमम लॉस कितने का, 45,000 का। अभी 45,000 लॉस पार्टनर बेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए, तो जो बैलेंस आया आपका उतना अपने को देना। तो ये जो 15,000 रुपए 5, 5, 5 आपने दे दिए, और ये एक्चुअल लॉस हो ना। अब आपने 60 में से 15 भी दे दी, तो बचा कितना 45, और अब आगे कोई एसेट रियलाइज होने वाली नहीं, तो दिस 45,000 इज एक्चुअल लॉस। तो 45,000 क्या हुआ, आपका एक्चुअल लॉस है। इतनी चीज आपको समझ में बेटा। अब ध्यान से इस पे इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में कोई क्वेश्चन अपने को दी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन में रेगुलर बैच का कोई ले लेता हूं, ठीक है, जस्ट गिव मी वन मिनट, ठीक है। कौन सा ले लो, ये ले लेते चलो, जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, अमर अकबर एंथनी, ठीक है,
ओके अब देखो यहाँ पे कहता है अमर अकबर एंड एंथनी आर इन पार्टनरशिप द प्रॉफिट इज आइदर इज देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2010 ऑन विच डेट दे डिसॉल्व पार्टनरशिप दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 5:3:2 तो क्रेडिटर्स 80,000 प्लांट एंड मशीनरी 60 फिर लोन अमर पार्टनर दी देता 20,000 कैपिटल अमर अकबर एंथनी फिर एसेट्स प्रीमाइसेस स्टॉक डिटर इट वाज अग्रीड टू रीपे द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर एज एंड व्हेन द एसेट वेयर रियलाइज तो सबसे पहले एसेट रियलाइज हो आपकी मैं आता हूं ये 3 एसेट रियलाइज हो अब सबसे पहले इसको समझना कि आपने को यहां पे मैक्सिमम लॉस मेथड से सब ये कर रहे हैं ठीक है अब यहां पर इसने सबसे पहले लिखा कि बैलेंस आपके कैश का कुछ बैलेंस था कि नहीं आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी थी तो आउटसाइड लाइबिलिटी आप देखते हो यहां पे तो आउटसाइड लाइबिलिटी आपकी ये थी क्रेडिटर्स की 80,000 रुपए की ठीक है उसके 80,000 रुपए फिर पार्टनर का लोन था 20 और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे 80,000 आउटसाइडर को देना है पार्टनर का लोन है 20,000 पार्टनर का लोन कितना आपका 20,000 रुपए और उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अमर अकबर एंथनी आपका 1,30,000 और 90,000 ठीक है अब उसके बाद एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं कि एसेट्स बिकेंगी तो सबसे पहले अपन किसको देते बाहर वालों को तो आपकी पहली एसेट क्वेश्चन में कहता है कि रियलाइज हुई आपकी कितने 60,000 रुपीज से अब 60,000 रुपीज से रियलाइज हुई तो ये आपके पास 60,000 रुपीज ये आपके पास 60,000 रुपीज आपके पास आए तो 60,000 रुपीज सबसे पहले अपन आउटसाइडर वाले को देंगे तो पहले ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था 60 आए अभी चले गए 60 यहां से माइनस या आउटसाइडर को आपने 60 दे दी तो कैश आपकी 0 पे आ गई ये 80 माइनस 60 ये आपका 20 का बैलेंस बचा है फिर आपकी और एक एसेट रियलाइज वो कहता है 146 की तो यहाँ पे 146 की फिर एसेट आपके पास ये रियलाइज हुई अब आप पेमेंट करोगे तो 146 में तो अभी भी आउटसाइडर के 20 देना बचे तो वो 20,000 दे देंगे और फिर पार्टनर्स का लोन है 20 तो वो 20 दे देंगे पार्टनर्स को लोन दे दी तो 146 में 20 माइनस हो गए तो 1,06,000 बचे अपन आउटसाइडर सबको दे दी अब अपन आते बेटा कि अपने को जो पार्टनर को देना पार्टनर को टोटल कितने देना अपने को 1,30,000 एंड 90 तो 2,20,000 टोटल पार्टनर्स को देना है अपने पास है कितने फिलहाल कितने आगे जब एसेट रियलाइज होंगी जबकि जब फिलहाल अपने पास कितने बेटा फिलहाल अपने पास है 1,06,000 तो 2,20,000 में से 2,20,000 में से 1,06,000 रुपए माइनस कर दूं तो दैट विल मैक्सिमम लॉस दैट्स कम 1,14,000 तो आपने क्या करा 1,14,000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को बांटते तो जो बचा उतना उनको अपन देंगे लेकिन एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब उससे लेना आ जा रहा है तो वो डेफिशिएंसी तो वो आपको इंस्टीट्यूट में जनरली देखा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी कोई डेफिशिएंसी अगर कोई पार्टनर की आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो इसीलिए इसको वो रिमेनिंग पार्टनर्स बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो दैट इज 10:9 तो 10:9 में 4,200 के दोनों ने बेयर करे तो उसके बाद फिर जो बैलेंस आ रहा है तो फिर 1,06,000 रुपए अपन जो अमर और एंथनी पहले और तीसरे पार्टनर उनको अपन इतना दे देंगे क्योंकि इसकी याद रखना पॉइंट थोड़ा सा अलग है डेफिशिएंसी कोई पार्टनर है तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स को बेयर करे रिमेनिंग पार्टनर्स बेयर करेंगे यहाँ पे ये इनको दे दिए तो यहाँ पे इससे हटाए और यहाँ दोनों से इसमें से माइनस करे तो जो फिर जो बैलेंस है वो फिर वो पार्टनर्स को अपन दे देंगे अब अपने कैश भी दो आउटसाइड लाइबिलिटी भी दे दी अपन ने ये भी दिया पार्टनर्स को कुछ कैपिटल भी दे दी उसके बाद एक और एसेट रियलाइज 94,000 में तो यहाँ 94,000 में रियलाइज कैपिटल बचा कितना देने का 1,14,000 का और अपन 1,14,000 में से 94,000 ही हमारे पास कैश अवेलेबल तो बचा हुआ हो गया दैट इज मैक्सिमम लॉस तो ये 20,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे बाद ये लॉस को बांटे बाद कितना कैपिटल का बैलेंस आ रहा है उतना अपन के पास कैश अवेलेबल उतनी कैश अपन इन पार्टनर्स को इतनी दे देंगे तो मगर ये सर ये इतने में से आपने 1,14,000 में से 94 दे दिए तो भी 20,000 रुपए बैलेंस कैपिटल में भी दिख रहा है लेकिन दैट इज देयर एक्चुअल लॉस क्योंकि अब वो एक्चुअल लॉस है उन लोगों का क्योंकि अब कोई एसेट रियलाइज हुई नहीं एसेट रियलाइज होती तो फिर वो 20,000 रुपए भी अपन बांट दे लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है तो वो दैट इज देयर एक्चुअल लॉस तो मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या कर रहे हैं पहले हम आउटसाइडर को दे रहे फिर पार्टनर्स का अगर कोई लोन है तो वो दे दे रहे और उसके बाद फिर अपने को देखना रहेगा पार्टनर्स को कोई लोन है तो वो दे दे रहे उसके बाद अपन पार्टनर्स को जो भी उनका कैपिटल का बैलेंस अपन देखते हैं कि कितने एक एक एसेट रियलाइज हो रही तो जो भी कैपिटल का बैलेंस है जो एसेट रियलाइज उसका पैसा उसमें से हटा दो जो भी बचता दैट इज द मैक्सिमम लॉस वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते जो बचता उतना उनको देते और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती जब तक आखिरी एसेट पूरी बिकती नहीं है ओके अब आप लोगों को यहां पे एक और मेथड है दैट इज इसी में पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में एक मैक्सिमम लॉस मेथड हो गई जस्ट गिव मी 1 मिनट ओके हायर देखो हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड अभी हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड क्या है मैं थोड़ा आपको एक बार रिवाइज करा दूं ठीक है इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है ना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता बेसिक वो ही रहेगा कि पहले आप आउटसाइडर को देंगे ठीक है पहले आप आउटसाइडर को देंगे उसके बाद आप किसको देंगे
पार्टनर्स ने अगर कोई लोन देखे रहेगा तो पार्टनर्स का लोन देंगे, तो पहले आउटसाइडर को दे रहे, पार्टनर्स का कोई लोन बचे तो पार्टनर्स का आप लोन दे दोगे, और उसके बाद फिर पार्टनर्स के कैपिटल का देना शुरू करते। लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे दो, उनका वो मैक्सिमम लॉस मेथड वाला नहीं, मैक्सिमम लॉस मेथड नहीं, यहाँ पे बेस कुछ और है। अब वो क्या कह रहा है इसको अपना समझना कि हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड कहता है क्या। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में दो मेथड, एक मैक्सिमम लॉस मेथड, एक हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड आपको क्या कहती है उसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे। अब देखो कैपिटल सपोज 3 पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी, एक का कैपिटल 1 लाख, दूसरे का 1,20,000, तीसरे का 1,30,000, टोटल हो गया 3,50,000 रुपए। अब अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज इक्वल है 1:1:1, अब मैंने कहा कि इसने 1 लाख के लिए इसका एक शेयर के लिए इसने 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसने एक शेयर के लिए 1,20,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया, और इसने एक शेयर के लिए 1,30,000। तो ऑब्वियसली यहां पे इसको अपने को डिवाइड करना, जो उनका कैपिटल का बैलेंस उनके प्रॉफिट जितने शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करो तो कैपिटल पर शेयर आ जाता है। तो यहाँ पे एक शेयर के लोगों ने इतना इतना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आप तो ये कहोगे ना सर कि यहाँ पर अगर मैं ए को देखूं तो ए ने कॉन्ट्रीब्यूट एक शेयर के लिए 1 लाख किया, बी ने कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे एक शेयर के लिए 1,20,000 किया, और सी ने एक शेयर के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, 1,30,000 रुपए। तो इतना इन लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे करे एक शेयर के लिए। तो यहाँ पे बी और सी तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, बोलेंगे भाई साहब ए तो एक शेयर के लिए 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, हम लोग अपने एक शेयर के लिए 1,20,000 और 1,30,000 इनफैक्ट हमने कॉन्ट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पे आपका एडजस्टेड कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे तीनों में तो जिसका सबसे कम होता है, जिसका कैपिटल पर शेयर सबसे कम होता है उसको अपन बेस लेते। तो इसने एक शेयर के लिए 1 लाख किया तो ये 1 लाख आ गया। इसमें अगर बी भी अगर एक शेयर के लिए करता तो वो 1 लाख, सी भी एक शेयर के लिए करना चाहिए तो 1 लाख, तो 1-1 लाख करना चाहिए था एक शेयर के लिए तीनों ने। लेकिन यहां पे बी ने देखो ज्यादा किया, 1,20,000 किया, 1 लाख करना चाहिए था 1,20,000 किया, तो 20,000 रुपए से ज्यादा किया। अब यहां पे उसने 1 लाख रुपए करना चाहिए था 1,30,000 किया, तो 30,000 रुपए से ज्यादा किया। तो ये हो गया एक्सेस कैपिटल। तो ए को तो हटा दो भैया, यहाँ पे ए को तो ठीक है, यहाँ पे ए ने तो कोई एक्सेस कैपिटल दी। अब बी और सी में भी फिर दूसरा झगड़ा आ गया। पे क्या झगड़ा आ गया, एक्सेस का भी कुछ एक्सेस हो सकता है क्या, वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे बी ने एक शेयर के लिए कितना एक्सेस दिया, 20,000 रुपए, सी ने एक शेयर के लिए कितना एक्सेस दिया, 30,000 रुपए। तो सी तो बोलेगा ना मैंने ज्यादा दिया। तो दोनों में से जो लोअर, जैसे यहाँ पे आपने लोअर लेते वो लोअर अपने को लेना 20,000 रुपए। तो एक एक्सेस शेयर के लिए इसने 20,000 दिया, तो अगर इसने भी 20,000 देना चाहिए था, तो इसने एक्सेस 20,000 रुपए देना चाहिए था एक शेयर के लिए, इसने दिया कितना 30,000, तो इसने ज्यादा कितना दे दिया 10,000 रुपए। तो जब आप ऑर्डर ऑफ पेमेंट, जब पहले तो आउटसाइडर को देंगे, पार्टनर्स का लोन देंगे, लेकिन जब पार्टनर्स को देने की बारी आएगी सबसे पहले जो अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल होता है ना वो देते हैं ये 10,000 रुपए। उसके बाद जो एक्सेस कैपिटल होता है वो देते हैं अपन यहाँ पे ये 20 और 20 या, और उसके बाद जो आपका शुरुआत में जो आपका 1-1 लाख वो, तो आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनाना होता है कि जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले अल्टीमेट एक्सेस जो 10,000 रुपए ये था। अब यहाँ पे जो यहाँ पे फिर बी और सी का ये 20,000, मतलब ये एक्सेस तो ये था 20 और 30, बी और सी ने मिला के इसने 20 और इसने 30 दिया था, लेकिन उसके 30 में एक अल्टीमेट एक्सेस भी था, तो वो 10 और 20 ऐसा हो गया, 10 और 20 ऐसा हो गया, और जो नॉर्मल जो था 1-1 लाख रुपए। तो जब आप पेमेंट करेंगे सबसे पहले सी के 10 पार्टनर को, फिर बी के 20 और सी के 20, और कभी फिर सी के, फिर आपके थर्ड इसमें फिर 1-1 लाख रुपए तीनों को देंगे। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जब पार्टनर्स को आप दे रहे हो, सपोज यहाँ पर 20-20 दोनों को देना, अपने को बी और सी को 20-20 देना सेकंड वाले केस में, तो आप जो बेटा जब 20-20 दे रहे हो तो आपके पास 20-20 40 नहीं है, आपके पास 35 ही, तो फिर क्या, फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन दे देंगे। वो अपन एक क्वेश्चन आरटीपी में नहीं दिया, लेकिन मैं डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन कि आप क्या उस सिचुएशन में करेंगे। मगर ख्याल रखना सबसे, ये कोई डिफिकल्ट नहीं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में वो चीज होती है कि आप पहले ऑर्डर ऑफ पेमेंट पहले निकालो। तो एक टेबल बना लेते हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकालते हैं कि भाई किस ऑर्डर में हमको पार्टनर्स के कैपिटल को डिस्चार्ज करना रहेगा। तो इस पे कोई क्वेश्चन में देखो, ओके क्लास का क्वेश्चन नंबर रेगुलर बैच में, ठीक है, अब ध्यान से आप इसको समझेंगे। अब देखो, अजय एंटरप्राइज ए पार्टनरशिप फॉर्म इन विच ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो of 4:3:3. The balance sheet of the firm as on 31st December 2011 is as below. A's capital 15,000, B's capital 7,500, C's capital 15,000, B's loan 4,500, sundry creditors 16,000, asset side factory building 24,160, plant and machinery, debtors, stock, cash and bank. वो अब आगे आपसे कहता है on balance sheet date all the 3 partners have decided to dissolve their partnership. Since the realization of asset was protracted, they decided to distribute amount as and when feasible, and for this purpose they appoint C, who was to get as his remuneration 1% of the value of the asset realized other than cash at bank, and 10% of the asset distributed to the partners.
First installment, second installment, third installment, last installment, and dissolution expenses were provided for estimated amount of rupees 3,000. The creditor were settled finally for rupees 15,900. Prepare a statement showing distribution of cash among the partner by higher relative capital method. अब समझो, कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये समझना है कि जब फॉर्म डिसॉल्व होती है पार्टनर्स को किस ऑर्डर में पेमेंट करना है, तो टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाना होता है। तो टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे उन्होंने बना रखे, अब ध्यान से इसको समझिए। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल जो है ए, बी और सी का 15,000, 7,500 और 15,000, ये पार्टनर्स की कैपिटल है। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। अब ये 15,000 डिवाइड बाय 5, 7,500 डिवाइड बाय 3 और 15,000 डिवाइड बाय 3, अगर इसको आप करते हो तो 3,750, 2,500 एंड 5,000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप ये आपने इनका ये आ गया पर शेयर आ गया। पर शेयर इन लोगों का आगे एक शेयर के लिए कितना कंट्रीब्यूट करे, एक शेयर के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात समझिए। तो यहाँ पे तो बोलेंगे सबसे इसमें लोवेस्ट इसका बी का 2,500, तो उसका आप लेंगे। तो यहाँ पे इसने 3 शेयर के लिए 7,500 किया, लेकिन इसने 4 शेयर के लिए कितने करे, 10,000। 4 मल्टीप्लाई बाय 2,500, यहाँ पे इसने 3 शेयर के लिए सी ने कितना किया, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स कम 7,500। तो इसने अपने अपने शेयर के लिए इतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो ए ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए था 10,000, उसने किया 15,000, तो उसका एक्सेस आ गया 5,000। इसने कंट्रीब्यूट करना चाहिए था 7,500, उसने करा भी 7,500 कंट्रीब्यूट, तो उसका एक्सेस आ गया 0। इसने करना चाहिए 7,500, उसने करा 15,000 रुपए, तो इसने 7,500 एक्सेस किया। अब एक्सेस कैपिटल ए और सी के केस में आ रहा है। अब कितना एक्सेस है, 5,000 और 7,500, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, 4:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से इसको समझिएगा बेटा। अब 4:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब यहाँ पे ए के केस में देखोगे 5,000 डिवाइड बाय 4, दैट्स कम 1,250। यहाँ पे 7,500 डिवाइड बाय 3, 2,500। अब एक एक्सेस शेयर के लिए 1,250 दे रहा है, 2,500। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट रहता है उसको ले लेंगे 1,250, उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4 से, दैट्स कम 5,000। 1,250 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स कम 3,750। अब यहाँ पे एक्सेस इनने 5,000 और 7,500 दी थे, लेकिन एक्सेस में भी कोई एक्सेस हो गया। देना था एक्सेस इनने 5,000, इन्हें 3,750, लेकिन इसने दिया सी ने 7,500। तो 7,500 माइनस 3,750, तो बैलेंस बचा आपका 3,750 अल्टीमेट एक्सेस। तो इसमें देख सबसे पहले अल्टीमेट एक्सेस और फिर ये आपका एक्सेस, और उसके बाद आपका जो बेस आया था शुरुआत में। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपने निकाल लिया कि फर्स्ट किसको देना है, सेकंड किसको देना है, थर्ड किसको देना है, सॉरी। ओके, तो फर्स्ट किसको देना है, सेकंड किसको देना, थर्ड किसको देना, आपने ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकाल दिया। मगर पहले तो ऑब्वियसली अपन आउटसाइडर को देंगे, फिर आप लोगों का आपका आउटसाइड लाइबिलिटी देंगे, पार्टनर्स लोन देंगे। लेकिन एक चीज ख्याल रखना, क्वेश्चन में उसने अपने सिखाया कि कोई आपने किसी को अपॉइंट कर, उसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो 1% ऑफ द एसेट रियलाइज अदर देन कैश एंड बैंक। जो भी एसेट रियलाइज हो रही है उसका 1% देना है, और जब आगे चल के आप कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे पार्टनर को, उसका 10% हमको देना रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन 10% अपने को, जो भी पार्टनर्स को दे रहे हो उसका 10% अपने को देना रहेगा। अब क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आपने इसको देख रहे, यहाँ पे टेबल बनाए कि अपने पास कैश कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो कैश क्वेश्चन में दिया 275 कैश अवेलेबल है, तो 275 कैश अवेलेबल है। आउटसाइड लाइबिलिटी आपकी 15,900 है। तो आप बोलेंगे सर क्रेडिटर थे यहाँ पे 16,000 रुपए, लेकिन उसने बोला अपने कोई क्रेडिटर जो 16,000 रुपए दिख रहे उसको सेटल्ड कितने में दिखे, 15,900। तो एक्चुअल में लाइबिलिटी में 15,900 ही है। तो 15,900 की आपकी लाइबिलिटी है जो आउटसाइडर को देना है। पार्टनर का लोन है कोई 4,500 का, पार्टनर्स के कैपिटल। अब आपका सबसे पहले पैसा यहाँ पे रियलाइज हुआ, वो आपका 18,650। सो 18,650 जब रियलाइज हुआ तो याद रखना सबसे पहले यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी 3,000 रुपए रखे। एस्टिमेट करके रखे कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने आपके 3,000। तो यहाँ पे 3,000 रुपए आपके डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के। तो यहाँ पे उसने क्या करा, पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस अलग कर दिया, और उसके बाद याद रखना, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कहीं ना कहीं इसको लिखा होगा शायद, हाँ देखो, सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस, फिर रेम्यूनरेशन पार्टनर का देना। दो तरह का रेम्यूनरेशन, एक 1% ऑफ एसेट रियलाइज एंड 10% ऑफ पेमेंट टू पार्टनर्स। फिलहाल शुरुआत में तो पेमेंट्स पार्टनर को नहीं रहेंगी, तो आगे चल के जब इसी क्वेश्चन में जब पार्टनर्स को पेमेंट आएंगी तो 1% ऑफ एसेट रियलाइज के साथ साथ 10% ऑफ पेमेंट टू पार्टनर्स भी आएंगी। आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी आपको पे कर, आउटसाइड लाइबिलिटी आप पे करेंगे, फिर उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद फिर कैपिटल आएगा आपका। ओके, इस चीज को ख्याल रखिए। अब यहाँ पे उसने डिसोल्यूशन, यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस दे दिया 3,000 रुपए। अब यहाँ पे जो एसेट रियलाइज हुई ना 18,650, उसका 1% तो 187, राउंड ऑफ करो, उसने 186 पॉइंट कुछ 50 आया, तो राउंड ऑफ करके 187 लिया, तो इतनी कैश बची। अब उसके बाद सबसे पहले अपन किसको देंगे बेटा, सबसे पहले अपने को आउटसाइडर को देना। आउटसाइडर को देना कितने, 15,900, लेकिन बचे अपने 15,938। तो 15,938 अपन ने यहाँ पे माइनस करे यहाँ से, तो पैसे हो गए 0 आपके पास। अभी आउटसाइडर को अभी 162 देना है। फिर सेकंड एसेट आपकी रियलाइज हुई
क्वेश्चन में दी 17,320, उसका पहले रेम्यूनरेशन दे दो 1%, तो 17,320 का 1% आपने रेम्यूनरेशन दे दी, इतनी कैश बची। जब कैश बची, अभी भी आउटसाइडर को देना बचा 162, तो आपने आउटसाइडर को 162 दिए। पार्टनर का कोई लोन है 4,500 का, 4,500 पार्टनर का लोन दे दी। उसके बाद कैश आपकी बची 12,485 आपकी ये कैश बची। अब 12,485 आपकी कैश बची। ओके, अब ये 12,485 आपकी कैश बची। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि यहां पे आप लोग क्या कर, रेम्यूनरेशन अब आगे अपने को पार्टनर्स को दे रहे हैं, लेकिन ख्याल रखना आप रेम्यूनरेशन, लेकिन जो भी आप पार्टनर्स को दे रहे हो उसका 10% भी अपने को रेम्यूनरेशन देना। तो ये जो एसेट यहाँ पे रियलाइज हुई, इसका आपने 1% तो यहाँ पे ले लिए, लेकिन इसी अपने को 10% ऑन पेमेंट टू पार्टनर। अब जो अपने पास बचा 12,485, ये याद रखना, ये कैलकुलेशन लिखा हुआ है, इसमें से मेरे को 10, मेरे पास जो भी अमाउंट है इसमें से 10 मेरे को रेम्यूनरेशन देना है 10%, और 100 मेरे को पार्टनर को देना है। अगर 100 मैं पार्टनर को दे रहा हूं, 100 में अगर पार्टनर्स को दे रहा हूं, तो 10 मेरे को रेम्यूनरेशन देना है। तो जो टोटल अमाउंट अवेलेबल दैट इज 110। तो ये 12,485 अगर 110 है तो 10 कितना, उतना आपने रेम्यूनरेशन दे दी। और उसके बाद जो बचा वो पार्टनर को आप उनकी जो रैंक फर्स्ट में, तो रैंक फर्स्ट में आपका यहाँ पे सी था तो 3750, तो 3750 दे दिया। अब उसके बाद बचा 7,600, वो जो सेकंड रैंक में जो थे, तो अब सेकंड रैंक में अपने पास 7,600 ही बचे, लेकिन सेकंड रैंक में टोटल अपने को देना कुछ और ही था। सेकंड रैंक में अपने को टोटल देना था यहाँ पे 8750, लेकिन 8750 है नहीं अपने पास, बचा कितना अपने पास 7,600 ही। तो फिलहाल 7,600 दे देंगे अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, आपने बांट दिए 7,600 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने यहाँ पे बांट दी। कैश हो गई खत्म। फिर एसेट रियलाइज हुई 10,000 रुपए की, लेकिन ये कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10,000 रुपए जो एसेट रियलाइज हुई उसका 1% अपने को रेम्यूनरेशन देना है, प्लस अब 10,000 में से 1% रेम्यूनरेशन दे दोगे तो बचेगा 9,900। 9,900 में से फॉर एग्जाम्पल अगर 100 मेरे को पार्टनर को देना है तो 10% मेरे को रेम्यूनरेशन देना है। तो 9,900 110 है, तो 10 कितना, वो आपने पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन टोटल यहाँ पे निकाले, बचा कैश इतना, अब पार्टनर को दे। लेकिन पार्टनर को आप कैटेगरी थी जो थर्ड ऑर्डर में देना, उससे पहले जो ऑर्डर नंबर 2 की अभी भी बचा है, ऑर्डर नंबर 2 में आपको 6750 देना था, आपने दिए थे 7,600। तो जो बचा हुआ है 1150 वो अपन को पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा, जो कि बी और ए और सी उसको मिलने वाला, तो ए और सी को आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप दे देंगे। अब आपने जो सेकंड कैटेगरी भी दे दी, उसके बाद कैश आपका बचा 7850। अब अपन सी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी को देंगे, जिसमें अपने को तीनों को देना, लेकिन अपने पास पैसा उतना नहीं बचा जितना थर्ड कैटेगरी में देना, उससे कम है, तो 7850 को उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। उसके बाद इनका फिर कैश जीरो हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी जीरो, पार्टनर्स लोन जीरो, और पार्टनर्स की कैपिटल को पेमेंट करे बाद इतना उसमें बैलेंस आ रहा है। फिर अपने को आखिरी रियलाइज हुआ 7,000 रुपए का, तो अगेन आपने 1% उसका रेम्यूनरेशन दे दिए, और उसका आपका 1% तो 70 रुपीज उसका, तो 7,000 में से आपने 70 रेम्यूनरेशन दे, 6930 बचा। 6930 में अगर 100 मेरे को पार्टनर को देना है तो 10 मेरे को रेम्यूनरेशन दे रहा है। इट मीन दैट 6930 110 है, तो 10 कितना, दैट्स कम, वो फिर 110 वो टोटल ये रेम्यूनरेशन मिला के आपका 700 आता है। तो आपने 700 रेम्यूनरेशन दे दी, बचा आपको 6,300, उनको आपने पार्टनर एबीसी जो थर्ड कैटेगरी में जो देना उनको, उनका उतना है ही नहीं अपने पास, तो जो भी है अपने पास 6,300 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने यहाँ पे बांट दी। जो बैलेंस यहाँ पे बचा दिस इज एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस है। अगर और कुछ रियलाइज होता तो अपन थर्ड कैटेगरी वालों को देते। सो मैक्सिमम लॉस मेथड में हर रियलाइजेशन के बाद आप ऑब्वियसली पहले आउटसाइडर को देते, पार्टनर्स का लोन देते, उसके बाद हर पेमेंट, हर रियलाइजेशन के बाद देखते हो कि ये अल्टीमेट एक्चुअल लॉस कितना है, मतलब आई एम टू सॉरी मैक्सिमम लॉस कितना है, आप बोलते कि आखिरी रियलाइजेशन अज्यूम करते, तो उसको माइनस करके मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करते हो, लॉस को आप बांटते हो और रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाते जब तक कि आखिरी एसेट रियलाइज नहीं होती। अब अगर अपन यहाँ पे क्या करते बेटा, अपन इस मैथड में अपन ये करते कि यहाँ पर अपन किस ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑब्वियसली पहले तो आउटसाइडर को देंगे, पार्टनर्स को लोन देंगे, किस ऑर्डर में फिर पार्टनर्स को लोन देंगे, उसको अपन फिर देखते कि उन्हें किस ऑर्डर ऑफ पेमेंट, अपन एक टेबल बनाते कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग, उनका शेयर रेशियो कितना कंट्रीब्यूट करता, जितना ज्यादा करे उसका एक्सेस कैपिटल निकालते, फिर एक्सेस का अल्टीमेट एक्सेस निकालते, और ऑर्डर ऑफ पेमेंट अपन डिसाइड करते, उस ऑर्डर ऑफ पेमेंट वो पेमेंट करते हैं। तो दिस इज अबाउट द हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब तो हमने हायर रिलेटिव कैपिटल में, इसके बाद जो हमारा डिस्कशन वो डिस्कशन जो कोई पार्टनरशिप फॉर्म कभी क्या कोई कंपनी में कन्वर्ट होती है, हाँ कंपनी में कन्वर्ट होती है, और कभी अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म सेल कर देती है अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड को, यस कर देती है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल है। वैसे तो बेसिक तो पहले वही होंगे आपके रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट में आप एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करते हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कहीं ना कहीं शायद लिखा होगा मैंने,
ये देखो यहाँ पे बेसिक चीज तो वही है, आप लोग भी बेसिक तो अकाउंटिंग वही है कि आपने बिल्डिंग ये जो एसेट्स थी उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करे, लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करे, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में करे और रिजर्व को आपने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या, नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन में डिफरेंस है। ये अमलगमेशन की तरह, अमलगमेशन चैप्टर में आपने पढ़ा वेंडर कंपनी कैसे डिसॉल्व होती है, बस उसी की तरह यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों का एक एक एसेट्स और लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर सकते। हो सकता है कोई एसेट पे ऑफ एसेट रियलाइज और कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, हो सकता है एक हाथ दो कोई, लेकिन यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी कोई न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है, वो कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म की एसेट लाइबिलिटी को टेक ओवर करती है। तो यहाँ पे पीसीडी होता है, जैसे अमलगमेशन में पढ़े तो पीसीडी होगा परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसने जो भी दिया हमको कैश देगा, इक्विटी शेयर देगा, प्रेफरेंस शेयर देगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी, ये देना था उसने अपने को दे दिया। और फिर जो भी अपने पास आता है तो वो अपन पार्टनर्स को दे दे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश का जो भी बैलेंस होगा उसको देंगे, इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर जो है वो अपन किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। इस पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में दे रखा है आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्लास का ही रेगुलर बैच का क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, ओके so x y and z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। तो तीन पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1। After allowing interest on capital at 9% per annum, their balance sheet as at 31st March 2023 are as follow। तो उनका यहाँ पे उनकी बैलेंस शीट दी हुई पार्टनरशिप फर्म की, कैपिटल एक्स वाई जेड, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, एसेट्स एट प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं बट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 9% दे रहे। अब बाकी दे अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो उसको कन्वर्ट कर रहे पार्टनरशिप फर्म को किसमें, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। एंड द सर्टिफिकेट वाज रिसीव ऑन 1st of April 23, डिसाइडेड टू मेंटेन सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू प्रिजर्व द प्रायोरिटी इन रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल as far as possible. For that purpose, they decided to insert a clause of issue of preference share in memorandum of association in addition to issue of equity share of ₹10। वो कहते कि इन एडिशन टू इक्विटी शेयर, अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे जब कन्वर्ट हो रही, किसमें कन्वर्ट हो रही, कंपनी में। तो सिंपल सी चीज है, वही ये प्रोसेस सारी फॉलोइंग, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व फंड के बैलेंस को। लेकिन आपका एक एक एसेट एक एक लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो रही। यहाँ पे आप पीसी ड्यू करोगे एंड डिस्चार्ज, पीसी ड्यू करोगे और वो उससे आएगा आपको रिसिप्ट ऑफ पीसी एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ये एंट्री अपने को पास करना रहेगा, ये तीन एंट्री इसमें आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लेकिन उससे बड़ा इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि अपने को दे क्या रहे, उससे बोले वो इक्विटी शेयर्स दे रहे, लेकिन वो कहते हैं कि सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू फर्म में भी मेंटेन करेंगे, न्यू कंपनी में भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्टनरशिप फर्म में था वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो न्यू कंपनी में मेंटेन करना चाहते हैं पार्टनर्स का। लेकिन वहां पे वो कहता है कि इसीलिए उन लोगों ने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम करे, लेकिन उनके राइट्स वायलेट ने, तो उसके लिए एक क्लॉज इंसर्ट करे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और उसमें ये भी करे कि प्रेफरेंस शेयर्स भी दे सकते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। अब आगे कहते हैं on 1st of April 23 the value of goodwill is to be determined on the basis of 2 years purchase of the average profit from the business of the last 5 years। तो सिंपल है, लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट लेना, मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना अपने को 2 कर देना रहेगा। नाउ द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉफिट आर इज अंडर। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट पिछले 5 साल का दिया है आपको, प्रॉफिट 20,000, फिर 1 साल कोई लॉस है, ठीक है। देन अगेन प्रॉफिट, ठीक है। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट और लॉस अपने को दिया है। अब गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं, एक चीज ख्याल रखना, ये दिया क्यों, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का निकाला है। लेकिन जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को अपने दिमाग में रखना, द एवरेज प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट पिछले 5 साल का ले रहे हो, दैट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट। कुछ भी एबनॉर्मल आइटम उसमें उसको हम एक्सक्लूड करते। सो द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was on account of loss by strike to the extent of ₹10,000, and there was an abnormal loss also to the extent of ₹10,000 for the year ended 31st March 2020। मतलब दोनों ही लॉस यहाँ पे 31 मार्च 2020 को वो कहता है यहां पे जो लॉस हुआ उस साल आपने पीएनएल अकाउंट में 2 आइटम डेबिट करते। एक आपका लॉस ड्यू टू स्ट्राइक हुआ था तो वो 10,000 रुपए, और कोई दूसरा एबनॉर्मल लॉस था 10,000 रुपए का। 10 और 10 दोनों 10-10 है, ठीक है। 10 और 10 कितना हो गया, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए आपने इस साल पीएनएल अकाउंट में कहते हैं कि डेबिट करते, दैट इज एबनॉर्मल आइटम। अब पीएनएल अकाउंट में आपने डेबिट करे तो प्रॉफिट कम हुआ होगा कि बड़ा होगा, कम हुआ होगा, तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम है। तो आपने देखिए यहाँ पे जब इसे सॉल्व किए होंगे तो अपने को पहले गुडविल कैलकुलेट करें, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट कर रहे, वर्किंग नोट बनाए इसकी, यस। गुडविल कैलकुलेट करें तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट 1 साल लॉस है।
लेकिन आपका जो दूसरा साल है उसमें पीएनएल अकाउंट में 10-10 करके 20,000 रुपए आपने डेबिट कर दो, कि एबनॉर्मल आइटम है, तो उससे प्रॉफिट बढ़ा होगा कि कम होगा? कम होगा, तो अपने को क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो या ये लॉस बढ़ो, लॉस बढ़ा, वो एक मतलब दोनों की वही चीज है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं कि प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट कम हुआ तो आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। या आप बोलेंगे लॉस ज्यादा हुआ तो लॉस को कम करना पड़ेगा, डेबिट करने से लॉस आपको और बढ़ाऊंगा, लॉस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव तो उसको लॉस को कम करें, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। टू मेक इट सिंपल मैं ऐसा कहता हूं कि आपने पीएल में डेबिट करे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अब आपका आ गया 20, 10, 36, 54, 60, ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालना, डिवाइड बाय 5 करे, डिवाइड बाय 5 करे, दैट्स कम 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया आपका गुडविल। अब गुडविल आ गया आपका 72,000। अब वो पीसी, अब आपने ये पढ़ लियो चैप्टर अमलगमेशन, यू नो इट। इट वाज अग्रीड दैट द रेस्ट ऑफ द एसेट आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 23 एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी विच इज वैल्यूड एट ₹2,04,000। तो बोले बाकी सारी एसेट उसी वैल्यू पे एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी को 2,04,000 पे लो। तो प्लांट एंड मशीनरी 2,04,000 पे लिए, 2,04,000 पे लिए, थी कितने की? वो बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? 216। तो 2,16,000 की बुक वैल्यू अपन ने कितनी मिली? 2,04,000 में बोल रहे, पीसी लेते हो। फर्नीचर 40,000, फर्नीचर 40,000, स्टॉक 1,00,000, स्टॉक 1,00,000, और उसके बाद कहते हैं सन्ड्री डेटर्स कितने के? 60,000 रुपए की सन्ड्री डेटर्स। अब ये टोटल आपने एसेट की करे, उसमें से लायबिलिटी माइनस करोगे, लायबिलिटी आपकी एक है क्रेडिटर्स 96,000 माइनस करे, तो परचेज कंसिडरेशन आपका कितना आ गया? आपका 3,80,000। तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है? 3,80,000, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात समझना था। अब यहां से 3,80,000 इज द अमाउंट ऑफ पीसी, तो पीसी का अमाउंट कितना हो गया आपका? 3,80,000 रुपए। अब क्या हुआ यहां पे कि इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पे अब आप लोगों को ये पीसी के इसने क्वेश्चन में बोला क्या यहां पे आपसे? उसने आपसे बोला क्वेश्चन में कि आपको बनाना है 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें अपने को बनाना है? वो कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं सॉरी, पहला बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टेकिंग वाइज कैपिटल एज बेस। तो वो क्या है, एक एक करके बात करते। तो बैलेंस शीट तो मैं बात करता हूं कंपनी बनाएगा, लेकिन अपने को पार्टनरशिप फर्म की बुक में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बोला बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट उसने बोला नहीं है, ठीक है। मैं पहला पॉइंट और सी पॉइंट के ए और सी उसमें मैं आता हूं, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट तो प्रॉफिट और लॉस तो निकालना पड़ेगा ना रियलाइजेशन का। तो उन्होंने कैसे कर, इंस्टीट्यूट ने निकाली क्या उसको? ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट लिखे के, ठीक है, लेकिन वो निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर पीसी का अमाउंट आपका कितना आया? सिंपल सी चीज है, यहां पे आपने सारी चीज बुक वैल्यू पे ली बेटा। ये आपने 2,16,000 की चीज को 2,04,000 रुपए में लिए, तो 2,16,000 माइनस 2,04,000, तो यहां पे आपको 12,000 रुपए का लॉस हुआ, और एक गुडविल की वैल्यू आपने 72,000 बढ़ाया। तो आपका नेट लॉस अगर मैं बोलूं तो 72,000 माइनस 12,000, तो रियलाइजेशन का ये आपका एक्चुअल में लॉस आपका कितने का हुआ बेटे? 60,000 का, 60,000 का लॉस है। अब इंस्टीट्यूट ने जब कैपिटल अकाउंट बनाई ना, तो उसने रियलाइजेशन उन्होंने क्या करे, सिंपल ना क्या करे, अलग अलग बांटे। ये जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस गुडविल का ये 72 है, तो रियलाइजेशन का ये 72,000 को उन्होंने बांट दी, और जो लॉस हुआ ना आपकी प्लांट एंड मशीनरी को कोई और वैल्यू पे नहीं, वो लॉस, ये लॉस को यहाँ पे लिख दी उन्होंने, ये था 12,000 रुपए। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं उसको वर्किंग नोट भी बता, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना। आप खुद सोचो ना, हर चीज बुक वैल्यू में, बस गुडविल की एक वैल्यू 72 की आई और उसका लॉस हुआ 12 का, तो नेट हुआ 60। उन्होंने इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दी। अब देखेंगे आप कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट कितना है यहाँ पे? 1,60,000, 40,000, सो 1,60,000 और 40,000। उसके रिजर्व फंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिजर्व फंड बांटे 60,000, 40,000 एंड 20,000, 60,000, 40,000, 20,000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने इनके जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है इसको बांट दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा था, आप बोले सर ये बैलेंस इनको दे दो इतने की। अब यहाँ पे ये मत बोलना आपने कि यहाँ पे सर इन लोगों को अपन दे देते कैश, नहीं, ये न्यू फॉर्म के इनको ये कन्वर्ट हो रही पार्टनरशिप फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो रही? कंपनी में, तो कंपनी के इनको शेयर्स मिलेगा। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि इक्विटी भी देना, प्रेफरेंस भी देना, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी सेम। अब देखो उसने कैलकुलेशन इसका कैसा किया, यहाँ पे वही आपको पॉइंट नंबर सी में उसने पूछा है, तो पॉइंट नंबर सी से वही बात यहां पर वो लिखा है उसने। अब देखो उन लोगों उसने क्या किया, उसने बोला कि वाइस के कैपिटल को बेस मानो, तो वाई का कैपिटल का बैलेंस यहां पर आ रहा है आपका 1,20,000 रुपए बैलेंस आ रहा है, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना था क्वेश्चन में दिया 3:2:1, सो 3:2:1 है, तो उसका 2 के शेयर के लिए 1,20,000 दे रहा है। सो 1,20,000 अगर 1,20,000 अगर 2 है तो एक एक्स का 3 शेयर, तो 3 के लिए कितना ही हो गया 1,80।
इसका तो 1,20,000 थी और यहां पर ये आ गया अगर 1,20,000 अगर 2 के लिए तो 1 का कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो बेस मान के उसने बांट दिया उन लोगों को उसको, मगर उनको देना कितना, यहां पे इसका बैलेंस 1,90 आ रहा है, इसका 1,20 आ रहा है और इसका 70 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 1,80, 1,20 और 60 इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया और वाई के कैपिटल को बेस माने। अब बचा जो है इसको देना कितना था अपने को, 1,90 देना था, टोटल 1,90 देना था बेटा, 1,90 देना था। तो 1,80 के शेयर दी तो 10,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर दे देगी, ऐसे प्रेफरेंस शेयर उसने निकाला। यहां पर एक इसको देना था अपने का बैलेंस 1,20, उसको 1,20 ही दिया अपन ने वहां पे इक्विटी, तो इसको कुछ भी नहीं, इसको अपने को देना था, इसका बैलेंस यहां पर आ रहा है कितना आएगा 72 - 2, 70,000 रुपए इसका टोटल आ रहा है 70,000। इसको आपने 60 के इक्विटी दी तो 10,000 के प्रेफरेंस दी, इस तरीके से हुआ। अब इनको जो आपने इक्विटी शेयर्स दे दिए परचेजिंग कंपनी के और प्रेफरेंस शेयर्स दे दी परचेजिंग कंपनी को। अपन ने जो अमलगमेशन चैप्टर पढ़े थे वहां पे वेंडर कंपनी को वो शेयर होल्डर्स को देता था, यहाँ पे पार्टनर्स को दे रहा, बस इतना फर्क है, सिंपल है, ठीक है। अब उसने कहा कि न्यू जो दोनों का बी और सी पॉइंट जो यहाँ पे पूछा है वो अपन यहाँ पे कर लिए। अब जो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में कह रहा है, पॉइंट नंबर ए में क्या कह रहा है कि परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनाना, परचेजिंग कंपनी की क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। अब परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट आपको बनाना है, तो सिंपल सी उसने जो जो चीजें लिया है, अब यहाँ पे एसेट्स उसने लिया है ना, यहाँ पे यहाँ से सीधा फिगर यहाँ से उठाओ, अपने वर्किंग नोट बनाया ना, यहाँ से लो, तो गुडविल आपकी 72,000 चले जाएंगी उसमें, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई में, फिक्सचर पीपी में, दोनों पीपीई में, स्टॉक और डेटस आपकी करंट एसेट में चली जाएंगी, लायबिलिटी आपकी वहां पे करंट लायबिलिटी में चली जाएंगी। अभी 3,80,000 के आपने किसी के कुछ इक्विटी शेयर दिए और कुछ प्रेफरेंस शेयर दिए, तो जो इक्विटी शेयर दिए इक्विटी शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर दिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिंपल। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे उसने ये बांट दिया, यहाँ पे वो कि शेयर कैपिटल इंटेंजिबल गुडविल 72 के लिए शेयर कैपिटल कह रहा सॉरी पीपी, फिर आपका इंटेंजिबल, फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और आपके क्रेडिट है 96 और ये 3,80,000 के शेयर दिया, कुछ इक्विटी कुछ प्रेफरेंस है, कुछ इक्विटी के है आपके 3,60,000 के इक्विटी और 20,000 रुपए के प्रेफरेंस 3,80,000, उस तरीके से दिया, ठीक है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, रेगुलर बैच का ही। अब अपन ने डिस्कस कर ली, सारी चीजें डिस्कस हो गई, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मेथड बताते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करती है, उसके जनरल वाले क्वेश्चन दिए, कार्नर वर्सेस मूरे रूल देख ली, अब कन्वर्जन इनटू कंपनी भी देख ली। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कि दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलके एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म बना, इसके फर्क को आपने समझना, दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलके एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म बना रही, दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलके एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म बना रही, इसके फर्क को आपने समझ, ठीक है, इसको आपने समझ, ठीक है। दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलके इसको अपने को दो पार्टनरशिप फॉर्म उसको मिलके क्या करना है, एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो यहां पे क्या फर्क रहेगा, इस पे भी एक मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं क्लास का, इंस्टीट्यूट कई बार पूछती, आरटीपी में नहीं दिया लेकिन इस पे क्वेश्चन अपन में रेगुलर बैच के क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूं। तो दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलकर उसमें भी दो सिचुएशन होती है, कभी कभी ऐसा देखो, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म एक है ए और बी, और यहाँ पे उसमें दो पार्टनर है ए और बी, यहाँ पे सी और डी, दो अलग अलग पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म बना, चारों के चारों न्यू पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा, ए बी सी और डी। ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टनरशिप फॉर्म थी ए बी और इसमें पार्टनर था, इसमें ए और बी यहाँ पार्टनर था और यहाँ बी और सी, मतलब बी कॉमन पार्टनर है दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई कॉमन पार्टनर था दो पार्टनरशिप फॉर्म में और न्यू फॉर्म बनी, तो यहाँ पे एबीसी आया, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे फर्क, अब इस पे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और उसके बाद उसके साथ साथ मैं आपको समझाते हूँ, लेकिन फर्क कितना होगा यहाँ पे इनको शेयर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलके न्यू कंपनी नहीं बन रही, दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलके न्यू पार्टनरशिप फॉर्म मिल रही, तो पार्टनरशिप फॉर्म जो बन रही वो को शेयर्स नहीं दे सकते ना, शेयर्स इश्यू करेंगी क्या, अभी आपने कन्वर्जन इनटू कंपनी देखे थे तो कंपनी फिर आपको शेयर्स देगी ना पार्टनर्स को, यहाँ पे शेयर्स नहीं देगी, या इनके कैपिटल का बैलेंस न्यू पार्टनरशिप फॉर्म के कैपिटल बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बारे में अपन एक क्वेश्चन करते हैं, वहां आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 21, ओके। सो यहां पे ठीक है, अब ध्यान से बात मेरी बात सुनो, वो आपसे कहते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ ए बी एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड सी एंड डी आर पार्टनर्स ऑफ सी डी एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनरशिप फॉर्म थी, एक में ए और बी थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में था, और एक पार्टनरशिप फॉर्म थी उसमें सी और डी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। On 1st April 2011, they decided to amalgamate and form a new firm, Mrs. AD and Company, wherein all the partners of both the firm would be partners sharing profit and loss in the ratio 2:1:3:2. Okay. अब दोनों पार्टनरशिप फर्म के यहाँ पे उसने अपने को बैलेंस शीट दी हुई पुरानी, पार्टनर के कैपिटल ए बी सी डी, रिजर्व क्रेडिट ड्यू टू ए बी एंड कंपनी, एसेट साइड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स ड्यू फ्रॉम सी डी एंड कंपनी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड।
अब आगे कहते हैं कि द अमलगमेशन फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। क्या कह रहा है यहाँ पे, बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर एट ₹1 लाख एंड ₹1,25,000 ऑफ एबी एंड कंपनी एंड सीडी एंड कंपनी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पॉइंट नंबर बी, गुडविल ऑफ एबी एंड कंपनी वॉज वर्थ ₹75,000 एंड दैट ऑफ सीडी एंड कंपनी वॉज वर्थ ₹50,000. Goodwill account was not to be opened in the books of the new firm, the adjustment being recorded through capital account of the partners. Provision for doubtful debt has to be carried forward at ₹5,000 in respect of debtors of AB and company and ₹8,000 in respect of CD and company. अब ये क्या चीजें मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूं यहाँ पे। वो पहले आपसे कंप्यूटर एडजस्टमेंट, आप पहले ना ये सारे क्या पूछा उसको अपन साइड में रखते थे। एक है ना रेगुलर बैच में एक टेबल मैं बनाता हूं, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे मैंने बना रखा, अब इसको बड़े अच्छे से समझना बेटा। इस टेबल, ये टेबल आपने समझ ली तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे कि अपने को उनको देना कितना था। ये पार्टनर ए भी एक फर्म में और एक पार्टनर में सी और डी है, एक पार्टनरशिप फर्म। तो ए को अपने को यहाँ पे एक एक करके, यहाँ पे 1,50,000 और 1 लाख देना था अपने को। तो आपने देखा 1,50,000 ए को और बी को 1 लाख देना। ये टेबल को समझ लो, क्वेश्चन की फिक्र मत करो, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे जो अपने को देना था 1,20,000 और 80,000, तो 1,20,000 और 80,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे उसके रिजर्व है, तो ये रिजर्व ए और बी को जाएंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था ओल्ड फॉर्म में। तो 2:1 में 66,000 का रिजर्व एंड फंड को उन्हें बांट दिए। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व आपका यहाँ पे 54 है, ये सी और डी को जाएंगे 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 3:2 में उसको बांट दी। अब रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है बेटा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स को जाएगा। सही बात है सर, आपने कैपिटल का बैलेंस दे, इमेजिन करो कैपिटल अकाउंट उनका क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस लेके रिजर्व दे दिए उनको। अब प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अब उसने यहाँ पे कहा बेटा कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की बात करें तो बिल्डिंग के बारे में बात करते, गुडविल के बारे में चर्चा में 2 मिनट बात करता हूं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए में वो बिल्डिंग लेना चाह रहा है ए बी की, और 1,25,000 में सी डी की लेना है। तो बिल्डिंग यहाँ पे है कितनी, 75 की चीज को 1 लाख में, गुडविल को साइड में रख दो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे गुडविल पे, जो कि पॉइंट नंबर बी है। तो 75,000 है, वो लेना कितने में चाह रहा है, 1 लाख में। 25,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे 5,000 रुपए का प्रोविजन वो बोल रहा है। तो 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ उस पे, और प्रोविजन क्रिएट करूंगा, उसका क्रेडिट बैलेंस, नेट आपका 20,000 रुपए आएगा। देखो 25 माइनस 5, तो आ गया 20,000 का रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, उनको बांट दिया उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पे 90,000 की चीज 1,25 में जा रहा था, 35,000 का डिफरेंस आ रहा है, और बोलता है कि प्रोविजन क्रिएट करना 8 का, 35 माइनस 8 दैट्स कम 27, यस 27, यस 35 माइनस 8 27 को ये सी और डी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टनर्स का कैपिटल है, ये उनका, ये पार्टनर्स का कैपिटल है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये उनके रिजर्व को बांटा है यहाँ पे, और ये उनका रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, अब उनकी यहाँ पे ये होगी टोटल, ये हो गई यानी उनकी टोटल कैपिटल का बैलेंस है। याद रखना ये जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, अभी तक मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं करा। अब गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों नहीं करा, देखो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है ओल्ड फॉर्म। ओल्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पुरानी फॉर्म में उनने ये एडजस्ट करे। कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन पता नहीं पूछा है कि नहीं पूछा है, वो अपन बाद में देखते, लेकिन पुरानी फॉर्म में करे। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो गुडविल का भी एडजस्टमेंट दिया, आप गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, गुडविल का भी तो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है, उसका एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, इसको समझना है पॉइंट। क्वेश्चन में आपसे कहता है गुडविल ऑफ एबी एंड कंपनी, जो एक पार्टनरशिप फर्म थी पुरानी, वाज वर्थ ₹75,000। ठीक है, एंड दैट ऑफ सीडी एंड कंपनी वाज ₹50,000। तो 2 पार्टनरशिप फर्म थी, एक की गुडविल थी 75 और एक की थी 50। वो कहते हैं कि गुडविल अकाउंट वाज नॉट टू बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है। और वो कहते हैं कि द एडजस्टमेंट बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। बोलता है कि न्यू फॉर्म में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है आपको, और एडजस्टमेंट करना है आपको, किसके थ्रू एडजस्टमेंट करना है आपको, कैपिटल अकाउंट के। सो यू नो दैट कि जब गुडविल का एडजस्टमेंट करते, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग ये करते। सो यू कैन से आप यहाँ पर आपने देखे, ये देखो गुडविल का एडजस्टमेंट करे, तो आपने ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में देते और न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो में। आप तो आप क्रेडिट ओल्ड पार्टनर और डेबिट न्यू, क्रेडिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, डेबिट न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। तो इसमें आप करते हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है गेनिंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये बराबर वो इफेक्ट आता है रेगुलर बैच में, ऐसे ही मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे उनका फॉर्म का ये आप, अच्छा ये क्यों न्यू फॉर्म में एडजस्टमेंट और न्यू फॉर्म में इसलिए एडजस्टमेंट हो रहा है कि सारे के सारे पार्टनर एक जगह, जब आप बोल रहे हो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सारे पार्टनर आ कहा रहे न्यू फॉर्म में, इसीलिए गुडविल का एडजस्टमेंट न्यू फॉर्म में हो रहा है। ओल्ड फॉर्म में बाकी चीजों के न्यू फॉर्म में। अब उन्होंने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में उनके गुडविल को बांटे, और फिर न्यू पार्टनर्स जो सारे थे उनके न्यू रेशियो में यहाँ पे बांटे। तो यहाँ पे उसका इफेक्ट लिया, आपको क्रेडिट करना है 50 से, डेबिट करना 31,250 से, बैलेंस है 8, उसको इसको अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा 18,750 से। तो इसी तरीके से आपने डेबिट क्रेडिट यहाँ पे उसके बैलेंसेस निकाले,
और जो ये पार्टनर्स है उनके अकाउंट को अपने को डेबिट कर देना पड़ेगा बेटा। ये उनके ये जो बैलेंस आ रहे दैट इज बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और गुडविल का एडजस्टमेंट अपने को उतना यहाँ पे करना रहेगा। अब उसके बाद का गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद के बैलेंसेस आपके आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस आपने क्रेडिट करे, क्रेडिट प्लस ये बैलेंस है, क्रेडिट है क्रेडिट प्लस ये बैलेंस है, ये क्रेडिट है डेबिट, क्रेडिट में से अपने डेबिट ये माइनस कर, ये आ गया क्रेडिट डेबिट, ये आपका बैलेंस आ गया, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात समझना, यहां पर हुआ एडजस्टेड कैपिटल टेकिंग डीज एज बेस। अब इसको समझना, मैंने कहा यहां पे मेरे को एडजस्टेड कैपिटल मेरे को डी का बेस लेना, अब डी का यहां पे उसने बेस लेने बोला। अब डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म में कितना है, न्यू फॉर्म में 2:1:3:2, तो इसका 2 है, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8, तो यहां पे आपने जो ये था, अब ये आप इसको बेस लिया आपने, ठीक है। तो 1,01,150, ये अगर 2 है, ये अगर 2 है, ये क्या कर, ये अगर 2 है तो इसका भी 2 है, तो 2 कितना, इसका 1 है। तो अगर 1,01,150 2 है तो 1 कितना, 1,01,150 अगर 2 है तो 3 कितना, तो इनका न्यू कैपिटल ये रहेगा। तो आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल उनका कैपिटल इतना आ रहा और इतना होना चाहिए था। तो जो भी कम ज्यादा हुआ यहां पे उसकी एंट्रीज लिखी हुई, जो भी कम ज्यादा इतना है इतना होना चाहिए, तो इसका ज्यादा है तो उसके कैपिटल को कम करना पड़ेगा, एंड दैट विल एडजस्ट टू द करंट अकाउंट। तो एक एक कैपिटल को डेबिट करे क्योंकि उतने से कम करे, दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट में। इसका इतना कैपिटल है इतना होना चाहिए, तो ज्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट तो 20 करंट है, इतना है इतना होना चाहिए, इतना है इतना होना चाहिए, सेम है, तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये आपने टेबल बना तो खेल खत्म। अब उसने क्वेश्चन में आपने पूछा है क्या एक एक करके, सो यहाँ पे कंप्यूटर एडजस्टमेंट नेसेसरी फॉर गुडविल अपन ने देख ली वहां पे। अब पास जनरेटेड बुक्स ऑफ एडीएन कंपनी, न्यू कंपनी है, एंड अज्यूमिंग दैट एक्सेस डेफिसिट कैपिटल टेकिंग दिस कैपिटल बेस विद रेफरेंस टू शेयर इन प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट जो भी करे उसको आपने करंट अकाउंट में कर दी, कैपिटल उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना था, डी को उसको बेस रखना था। अब यहाँ पे देखेंगे आप यहां पे, ठीक है, ये तो उसने मैंने रेगुलर बैच में आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो भी बताया ओवरऑली वो वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है जैसे मैंने यहां पे लिखा, और रेगुलर बैच में मैंने डिटेल में उनको बोला होगा कि कंपेयर करो कैसा करके, इसलिए यहां पे बताया होगा। एनीवेज वो आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। अब यहाँ पे न्यू कंपनी की बुक्स में लेना तो अपने उसको इसके पास एसेट आई एक एक करके, तो एसेट दिया, एसेट अकाउंट डेबिट जो वैल्यू पे लिया, अग्रीड वैल्यू पे। अब न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब उनकी ये सारी उनकी बैलेंस शीट में एसेट में से लो, जो वैल्यू को चेंज करने बोला उसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे वो गुडविल का एडजस्टमेंट लगाऊंगा, एक ड्यू फ्रॉम सीडीएन कंपनी इंटर पार्टनरशिप ड्यू, तो उसको कैंसिल भी करेंगे वो लिए। फिर कैश एट बैंक और कैश इन दोनों फर्म का लिए, उनकी लाइबिलिटी लिए, तो लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस ये आपने लेके 52,035 ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। ड्यू टू एबीएन कंपनी, ड्यू टू एबीएन कंपनी, हाउ मच इट इज ड्यू टू एबीएन कंपनी 47,000। अब आपने बोलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आपका, उसने वो भी लिया ना, आपने वो एसेट्स तो लिया, जो अग्रीड वैल्यू एसेट जो लिया था वो तो लिया, एक ही एसेट की वैल्यू चेंज कर लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बोला, तो 5 और 8 था वो भी आपने यहाँ पे ले लिया। अब इसको समझना, ये आपने जो कैपिटल का बैलेंस ली ये ओल्ड फॉर्म है क्योंकि अभी गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वाले जो बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस लिखा उसने वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्टनर्स के कैपिटल में आपने उन्हें क्रेडिट कर दिया, ठीक है, न्यू फॉर्म में कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गए, और फिर आपने गुडविल का एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग जो टेबल में अपन ने करे, तो यहां पर आप देखोगे गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे कहां लिखा मैंने, ये इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे सी और डी को डेबिट कर रहा है और ए और बी को गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग, और जो आखिरी में उनके कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे लेकर आना है। तो उसने डी के कैपिटल का बेस में जो एक्सेस कैपिटल उसकी एंट्री जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो द एंट्री लिखा और ये परचेजिंग जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसने वो एंट्री पास कर लिया, और इंटर पार्टनरशिप फॉर्म ड्यूज था, 2 पार्टनरशिप फॉर्म को उसने कैंसिल करा। जो अपन अमलगमशन क्रेडिट टू डेटर्स करते बस वही, एक के लिए लायबिलिटी थी एक के लिए एसेट थी, तो डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर दी। तो इस तरह के क्वेश्चन अमलगमशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के, इसमें ये इंपॉर्टेंट कि टेबल आप ये कैसे बनाते, दिस इंपॉर्टेंट रेगुलर बैच की, ठीक है, टेबल कैसे बनाते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर से लगता है इसमें से क्वेश्चन एक मेरे को ऐसा लगता है 20 मार्क्स तक अमलगमेशन या डिसोल्यूशन में से आएगा, कंसोलिडेशन में से आएगा, आ सकता है, लेकिन मुझे इसलिए नहीं लग रहा है पिछले अटेम्प्ट में 30 मार्क का कंसोलिडेशन आया, तो चांसेस ज्यादा है कि अमलगमेशन, कंसोलिडेशन आ चुका है पिछले अटेम्प्ट, तो चांसेस ज्यादा है कि अमलगमेशन या पार्टनरशिप फॉर्म में से कोई बड़ा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ ले। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डोंट वरी, आगे के चैप्टर्स के रिविजन के लेक्चर्स में जल्दी। अब इसके आगे की जो हमारे आपके बैंकिंग है, दैट एनबीएफसी एंड कंसोलिडेशन 3 बचे हुए, ठीक है, एंड फिर एक हो सकता है एक कंप्लीट सीरीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लेके आ जाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टेक केयर, बाय बाय ऑल।